हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास ज्योग्राफी के अब तक 2009 से लेकर 2023 में अब तक जितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो हम लोग इसमें इंक्लूड किए हैं। यह आने वाले आपका 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि इससे पहले हम लोग सेट 1 को कवर कर लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं फर्स्ट यानी सेट को। आज जो हम लोग यानी सेकंड सेट को यानी कवर करना है, यानी सेट 2 को आज हम लोग कवर कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो पूरी तरह से एंड तक इस क्लास को करना है, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल और खास होने वाला। अगर तैयारी आपका बिल्कुल भी नहीं हो पाई है तो प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल लगे रहना है इन तक। और जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा कि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ जो है प्रीवियस ईयर से ही जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को जो है पूरी तरह से एंड तक देखना है। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों कि जो बच्चे अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को ऑन करें। और प्लीज आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। ओके, तो चलिए डियर, मैं शुरू करता हूं। आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, आप लोग देख पा रहे हैं। कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में आपको अंतर स्पष्ट करना है। सब आपको ये तो क्वेश्चन इतना इजी है कि आप खुद ही अपने आप मतलब ये सोच करके आंसर दे सकते हैं कि कुटीर उद्योग किसे कहते हैं। मैं कई बार आप लोगों को क्लास में ही बताया था, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करते कुटीर उद्योग की, अगर तो कुटीर उद्योग में आएगा क्या, यानी जो परिवार के सदस्य के सहयोग से जो चलाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कुटीर उद्योग हो गया। जो परिवार के द्वारा जो है मतलब जिसके सहयोग से चलाया जाता है उसको कुटीर उद्योग कहेंगे। वही अगर बात करते हैं हम लोग इसका लघु उद्योग का, तो इसमें श्रमिक कार्य करते हैं। इसमें जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है श्रमिक कार्य करते हैं, किसमें, लघु उद्योग में। कल कारखाना, फैक्ट्री वगैरह बहुत बड़ा में। और यहाँ जो होता है परिवार के सदस्य के द्वारा घर में ही जो है काम किया जाता है। ओके, अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, यानी कुटीर उद्योग में मानव के हाथों का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, कुटीर उद्योग में हाथ से जो है बनाया जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं लघु उद्योग में, तो लघु उद्योग में जो है मशीनों का जो बड़े बड़े मशीनों का जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, लघु उद्योग में। अगर वहीं बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की, अगर हम लोग तीसरा पॉइंट इसका क्या है, कुटीर उद्योग में स्थानांतरित स्थानीय मांगों की पूर्ति करता है। जो आसपास के क्षेत्रों में जो है जो मांग होती है उनकी पूर्ति करता है। अगर वहीं अगर बात किया जाए लघु उद्योग में, तो यहाँ जो लघु उद्योग में वस्तु का उत्पादन एक बड़े क्षेत्र की मांग को पूरा करता है, ठीक है। यहाँ तक कि दूसरे अदर कंट्री तक भी जाता है, ठीक है। तो ये बड़े क्षेत्र में जो है इसका यानी उद्योगों का वस्तु का जो है उत्पाद का यानी मांग को यानी पूरा करता है, ठीक है। और वहीं अगर कुटीर उद्योग की बात किया जाए तो स्थानीय आसपास के लोगों का जो है मतलब यहाँ वस्तुओं की यानी पूर्ति करती है, मांगों की पूर्ति करती है, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट था इसका। वहीं चौथा पॉइंट अगर देखा जाए कुटीर उद्योग का, तो चौथा पॉइंट कुटीर उद्योग का क्या है, इसमें जो है चौथा पॉइंट, कुटीर उद्योगों में कच्चे माल की यानी आपूर्ति सामान्य स्थानीय स्तर की जाती है। देखिए, जो कुटीर उद्योगों में जो है कच्चे माल की जो आपूर्ति जो होती है वह स्थानीय स्तर मतलब स्थानीय स्तर पर की जाती है, ठीक है। हाँ, अगर वहीं अगर लघु उद्योगों में कच्चे माल की अगर आपूर्ति की तो पाया जाए तो इससे बाहर से मंगाया जाता है। लेकिन यहीं अगर कुटीर उद्योग में जो बाहर से मंगाए नहीं जाते हैं, आसपास से ही जो है इसमें यानी पूर्ति कर लेते हैं, ठीक है। वहीं अगर मतलब ये अगर लघु उद्योग में होता है क्या कि बहुत दूर दूर से मंगाया जाता है, ठीक है। अगर हाँ, बाहर से आयात माल द्वारा होती है। वही अगर बात करते हैं पांचवा पॉइंट इसका, अगर हम लोग कुटीर उद्योग का, तो कुटीर उद्योग में तैयार माल के लिए बाजार स्थानीय होता है। जो आसपास के बाजार होते हैं उनमें जाकर के इसको जो है बेचते हैं, ठीक है। और वहीं अगर लघु उद्योग की बात किया जाए तो लघु उद्योग में निर्मित माल का बाजार विस्तृत होता है, अर्थात ये दूरस्थ बाजारों में भेजा जाता है, ठीक है। तो ये जो है मतलब क्या होता है, ये बड़े पैमाने पर होता है और इसमें जो माल की पूर्ति जो है बड़े विस्तृत क्षेत्रों में यानी भेजी जाती है, बड़े बड़े बाजारों में जो है भेजी जाती है। किसको, लघु उद्योग। तो ये था आप लोगों का क्या यानी कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर, प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, क्या कहलाता है, निम्नलिखित पर यानी टिप्पणी लिखना है, ठीक है। यहाँ तीन चीज दिया हुआ है और इन तीनों चीजों को आपको टिप्पणी लिखने के लिए कहेंगे एग्जाम में, क्योंकि आपको जो है कुछ भी लिख सकता है। देखिए, यहाँ आपको क्वेश्चन अलग अलग तरीका से पूछ सकता है कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग किसे कहते हैं, विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं। लेकिन यहाँ आपको जो है एक क्वेश्चन में आपका 3 क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो बिल्कुल आपको एकदम बिल्कुल नोट कर लेना है, एक एक चीजों को आपको नोट करते चलना है, ठीक है। तो हम लोग पहले बात करेंगे किसका, यानी उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की अगर बात किया जाए तो इसमें क्या होता है कि निर्माण क्रियाओं में जो उच्च प्रौद्योगिकी नवीनतम पीढ़ी, इसमें जो है उन्नत यानी वैज्ञानिक इंजीनियरिंग उत्पादकों का निर्माण गहन शोध एवं विकास के प्रयोग द्वारा किए जाते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में जो है यंत्र बनाए जाते हैं, इसके माध्यम से कंप्यूटर मतलब बनाए जाते हैं, आधारित डिजाइन वगैरह निर्माण, धातु पिघलाने एवं शोध के इलेक्ट्रिक नियंत्रण एवं नए रासायनिक व औषधीय उत्पाद महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इसमें उच्च प्रौद्योगिकी में जो है किस चीजों का इसमें उत्पादन किया जाता है, तो ये इस क्षेत्र में जो है क्या आता है, जो टेक्निकल चीजें होता है, जैसे कि
यंत्र हो गया, कंप्यूटर हो गया, डिजाइन वगैरह, ठीक है, उसमें धातु वगैरह, इलेक्ट्रिक चीजें जो हिस्से यानी मतलब तैयार किया जाता है, किसमें, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में। तो आई होप आपको उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब वही बात करते हैं हम लोग विनिर्माण उद्योग की बात करेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ है, विनिर्माण उद्योग। देखिए विनिर्माण उद्योग किसको कहेंगे हम लोग, विनिर्माण से तात्पर्य किसी भी वस्तु का उत्पाद है, उत्पादन से है। देखिए हस्तलिप कार्य से लेकर लोहे व इस्पात, गहना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के सूक्ष्म घटकों को जोड़ना एवं अंतरिक्ष यान निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन के इसके अंतर्गत आता है। यानी विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत यानी छोटी छोटी पार्ट पुर्जा का जो है तैयार किया जाता है। इसमें हस्तलिपित कार्य से लेकर के यानी हाथ से चलाने वाला कार्य से लेकर के बड़े बड़े यानी प्लास्टिक, खिलौना, कंप्यूटर वगैरह हर चीजों का जो है यहाँ इसमें यानी क्या छोटा छोटा मतलब जो है यानी मतलब इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तैयार किया जाता है। हाँ ओके, चलिए आगे हम लोग देखेंगे स्वच्छंद उद्योग। तीसरा पॉइंट अब देखेंगे हम लोग किसका यानी स्वच्छंद उद्योग के बारे में देखेंगे, ठीक है। एक मिनट आप लोग, हाँ ओके। तो देखिए अब हम लोग थोड़ा सा एक मिनट रुकिएगा। हाँ देखिए अब जो हम लोग यहाँ बात करते हैं किसका यानी स्वच्छंद उद्योग की बात करेंगे, ठीक है। तो इस उद्योग में होता क्या है, स्वच्छंद उद्योग की अगर बात किया जाए तो स्वच्छंद उद्योग में होता क्या है, हाँ तो ये उद्योग जो है व्यापक यानी विविधता यानी विविधता वाले स्थानों पर यानी स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। यानी ये उद्योग जो है व्यापक विधि मतलब विधियां वाले स्थानों पर मतलब स्थापित किए जाते हैं। ये किसी विशेष कच्चे माल पर निर्भर नहीं करते हैं। ये जो स्वच्छंद उद्योग होता है ये किसी कच्चे माल पर जो है निर्भर नहीं रहता है, ओके। और ये उद्योग जो है संगठक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं। ये संगठक पुर्जों पर यानी छोटा छोटा चीजों पर जो है ये निर्भर रहता है, जो कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। ये छोटा छोटा चीजें जो है कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है और इसमें जो उत्पादन कम मात्रा में होता है। देखिए इस पे जो स्वच्छंद उद्योग में होता है इसमें जो माल जो तैयार किया जाता है बहुत कम मात्रा में किया जाता है और वहीं एवं श्रमिकों की भी जो है इसमें क्या कम आवश्यकता होती है। जब माल ऑब्वियसली तैयार कम होगा तो ऑब्वियसली जो है कम वहाँ मजदूर लगेंगे, ठीक है। और ये सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। तो स्वच्छंद उद्योग इसीलिए इसका जो ये उद्योग कभी जो है क्या प्रदूषण नहीं फैलाते हैं और इसलिए जो है इसको स्वच्छंद उद्योग कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं परिवहन किसे कहते हैं प्यारे बच्चे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपका 2019 में नहीं मतलब ये जितने सारे क्वेश्चन ही आपके पेपर में आया हुआ है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम ईयर मेंशन नहीं करवाएं। चलिए हाँ देखिए आप लोग हम बात करते हैं क्या परिवहन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देखिए परिवहन आप लोग बिल्कुल आपको समझ में आता होगा परिवहन के बारे में, ठीक है। परिवहन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। परिवहन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। इसका अगर साधारण भाषा में अगर आपको एग्जांपल दिया जाए तो यहाँ परिवहन हो गया, थोड़ा सा मिस हो गया। हाँ तो अगर बात किया जाए परिवहन की अगर हम लोग तो परिवहन वस्तु तथा क्या होगा यानी यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। यानी मनुष्य, ठीक है, या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही जो है क्या कहा जाता है, परिवहन कहा जाता है। प्यारे बच्चों देखिए परिवहन के लिए मनुष्य, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो है परिवहन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते थे। पहले के लोगों जो पहले के जमाने में जब गाड़ी वगैरह का आविष्कार नहीं हुआ था, पहले जो किसका यानी इस्तेमाल करते थे, पशुओं का इस्तेमाल करते थे, बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे, घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, ऊंट गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। तो इन चीजों का इस्तेमाल करके लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपना सामान जो है ढोकर के भी लेके जाते हैं और खुद जो उसमें यानी जाते थे, ठीक है। तो उस टाइम जो है आप यहाँ वही परिभाषा आपको मानना पड़ेगा। परिवहन के लिए चाहे मनुष्य, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार के प्रयोगों किया जाता है, ठीक है। हाँ हाँ मनुष्य को भी इस्तेमाल किया जाता है परिवहन के लिए। आप देखिएगा अगर जब मतलब कोई स्थान मतलब चढ़ाई होता है, जब लोग चढ़ नहीं पाता है, ठीक है, तो वहां जो है क्या करता है यानी लोग जो है यानी इसको पीठ में लाद करके लेके जाते हैं, ठीक है। चलिए तो ये चीज भी आप लोग देखे होंगे। हाँ वहीं अब आधुनिक युग में परिवहन तथा संचार आर्थिक विकास के अभी अंग बन गया है। ये जो अभी जो हम बता रहे हैं परिवहन जो है अभी वर्तमान में जो है अभी ये एक अभिअंग बन गया है किसका यानी आर्थिक रूप से। देखिए आर्थिक विकास में, ठीक है, यानी पूंजी के क्षेत्र में हर क्षेत्र में अगर देखिए अगर परिवहन है तो आप किसी भी चीजों को जो है मतलब उचित कीमत में बेच सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका अगर कोई चीज प्रोडक्ट आपको बेचना है, आपके आसपास में वो जो बाजार है, ठीक है, वहां आपका वो रेट कम लगा रहा है, वहीं अगर आपके पास परिवहन है, साधन है, तो आप वहां से अगर दूसरी जगह जाकर के उसको बेच सकते हैं जहाँ बड़े मंडी होता है, वहां जाकर के बेचेंगे तो वहां आपको ज्यादा मूल्य मिलेंगे। तो इससे बहुत सारी, ये तो छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिए तो आपको परिवहन के बारे में आपको समझता है। और कितना ऑफिस कहीं अगर आपको अगर अचानक इमीडिएटली अगर अभी अमेरिका जाना हो तो आप तुरंत चले जाते हैं। तो ये जो है क्या है कि मतलब यही किसके माध्यम से होना पॉसिबल होता है, हमें परिवहन के माध्यम से ही पॉसिबल होता है ना। तो उसी तरह हम बात करते हैं परिवहन के बारे में बात करेंगे। देखिए परिवहन के 4 प्रकार होते हैं, मैंने आपको बता दूं, मैं बताया था आपको कई बार। देखिए ये स्थल परिवहन हो गया, एक जल परिवहन, वायु परिवहन, एक पाइपलाइन परिवहन। तो ये 4 प्रकार के परिवहन है, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। इनका प्रयोग जो है अंतः प्रादेशिक, अंतरा प्रादेशिक यानी जो अपने देश के अंदर और अंतरराष्ट्रीय सब जगह जो है इसका मतलब इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। पाइपलाइन को छोड़कर जो है
तीनों परिवहनों विधियां स्थल तथा जलवायु, ये 3 परिवहन जो है इसका उपयोग यात्रियों का तथा माल के परिवहन के लिए जो है किया जाता है। पाइपलाइन का उपयोग जो है जल के लिए किया जाता है, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस तथा द्रव्य पदार्थीय के परिवहन हेतु यानी किया जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। पाइपलाइन का जो परिवहन होता है, पाइपलाइन परिवहन का जो देखिए जहां मतलब आपका स्थल वायु एंड क्या आपका यानी स्थल जल और आपका जो हो जाएगा क्या वायु परिवहन, जहां आप यानी संभवित नहीं है वहां पहुंच रहा, वहां जो है पाइपलाइन के माध्यम से वहां भेजा जाता है। किसके क्या भेजा जाता है उसमें यानी प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ठीक है। उसके बाद द्रव्य पदार्थ जो है इसका यानी पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जाते हैं। तो पाइपलाइन परिवहन के बारे में आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब वही बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे क्या, चौथा नंबर क्वेश्चन, जल परिवहन से क्या लाभ है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर हम बात करते हैं जल परिवहन की, अगर तो जल परिवहन के निम्नलिखित लाभ है। पहला, इसमें अगर पॉइंट की बात किया जाए तो इसमें परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है। देखिए जल परिवहन में कोई रास्ता नहीं बनाना पड़ता है, ठीक है। एक प्रॉपर कोई रास्ता इसमें नहीं बनाया जाता है, ठीक है। इसमें अगर आपका एक जिधर पानी बहुत बड़ा हो, ठीक है, उन क्षेत्रों में जो है आसान होता है, और वो आपको पता है समुद्र में ज्यादा ही जो है पानी जहाज वगैरह का इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर देखेंगे हम लोग ये परिवहन अन्य परिवहन की तुलना में सस्ता होता है। सबसे परिवहन के अंदर में सबसे अगर सस्ता परिवहन माना जाए तो कौन सा है, यानी जल परिवहन, ठीक है। सबसे महंगा वायु परिवहन। इस परिवहन में जो है ऊर्जा लागत अपेक्षित कम पड़ती है, ठीक है। ऊर्जा का जो है मतलब लागत जो है इसमें कम होता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है परिवहन के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। सबसे महंगा परिवहन जो होगा आपका कौन सा होगा, तो मैं आपको बता दिया वायु परिवहन। सबसे कम तो आपको याद रखिए जल परिवहन होगा, ठीक है। वहीं तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट देखेंगे, महासागरीय भागों में वृत्त आकार के जलाए सुगमता से विश्व के विभिन्न भागों तक यानी चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है महासागरीय क्षेत्र से जो है ये कहीं आप मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जो है आप यानी व्यापार करते हैं, किसके माध्यम से, जल परिवहन के माध्यम से, ठीक है। वहीं आप बात करते हैं हम लोग क्या, चतुर्थ क्रियाकलाप की बात करेंगे। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है चतुर्थ क्रियाकलाप की। अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर बात किया जाए तो चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होगा, यानी चतुर्थ सेवाओं के अंतर्गत कर्मचारियों के विशिष्ट ज्ञान का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चतुर्थ क्रियाकलाप में जो आता है, क्या आता है इसमें, जो है कर्मचारी के विशिष्ट ज्ञान का यानी इसमें उपयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरी शब्द में ये ज्ञानमुख सेक्टर है। ये जो चतुर्थ सेक्टर है क्या है, ज्ञानमुख सेक्टर है, ठीक है। ये बहुत ही विशिष्ट और जटिल ये प्रकार के क्रियाकलाप है। ये चतुर्थ सेक्टर जो होता है बहुत ही जटिल, और ये जो है मतलब क्या है, जटिल और विशिष्ट प्रकार के जटिल और ये जो है प्रकार के यानी क्रियाकलाप है जिनका संबंध क्या होता है, ज्ञान से है। यानी चतुर्थ सेक्टर जो है ज्ञान शब्द, जैसे इसमें क्या आ जाएगा आपका, यानी शिक्षा आ जाएगा, शोध आ जाएगा, यानी शोध यानी रिसर्च आ जाएगा, ठीक है। विकास आ जाएगा, सूचना, चतुर्थ सेवा के अंतर्गत सूचना के संग्रहण, उत्पादन तथा प्रकीर्णन अथवा सूचना का उत्पादन होता है। ये था आपका यानी चतुर्थ क्रियाकलाप। तो मेरे प्यारे बच्चों ये चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ये 5वां क्वेश्चन का आपको आंसर बिल्कुल आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिंग पिरामिड क्या है, जनसंख्या पिरामिड से बनने वाले आकृतियां बताएं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लघु अति दीर्घ उत्तर प्रश्न है जो 5 नंबर वाला आपको पूछा जाता है एग्जाम में, और डेफिनेटली इस बार आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए बहुत अच्छा से समझना है इन चीजों को, बहुत ही आसान भाषा में और सरल भाषा में मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको बता दें लिंग पिरामिड क्या है, जनसंख्या पिरामिड से बनने वाले आकृतियां बताइए। देखिए आयु लिंग पिरामिड जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों से स्त्री और पुरुषों की संख्या से है। देखिए इसमें जो है ये आयु लिंग पिरामिड क्या होता है, जिसमें मतलब स्त्रियों का मतलब इसमें जो वर्गों में जो है मतलब देखा जा सकता है स्त्री और पुरुषों की संख्या को, ठीक है, ठीक है। विभिन्न आयु के वर्गों में जो है इसको हम स्त्री और पुरुषों की संख्या को देख सकते हैं, किसके माध्यम से, लिंग पिरामिड आयु के माध्यम से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब बात करते हैं जनसंख्या पिरामिड है क्या। जैसे जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशिष्टताओं को प्रक्षेपित करती है। प्रत्येक आयु में वर्ग में बायां भाग जो होता है पुरुष का होता है, यानी जो ये बायां भाग होगा ये पुरुष का होगा, और दायां भाग जो होता है यानी किसका, यानी महिलाओं का होता है, ठीक है। प्रतिशत होता है, और दायां भाग जो है स्त्रियां प्रतिशत होता है। चित्र में जनसंख्या पिरामिड के विभिन्न प्रकार आपको हम दिखाएंगे, जैसे कि ये देख पा रहे हैं इस तरह का, यानी बायां तरफ जो आपको बताया कि यानी जो पुरुष का और दायां तरफ स्त्री का होता है। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें कि जनसंख्या पिरामिड के बारे में आपको समझ में आया कि जनसंख्या पिरामिड किसको कहेंगे, जिसमें विभिन्न वर्गों के लोगों का आयु संरचना से है, और यहाँ हम लोग विभिन्न चाहे महिला हो या पुरुषों की जो है विभिन्न आयु वर्गों में उसकी यानी जनसंख्या को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। मृत्यु दर को देख सकते हैं, जन्म दर को देख सकते हैं। तो इसके माध्यम से किसके माध्यम से, आयु लिंग पिरामिड के माध्यम से हम लोग वहां देख सकते हैं, ठीक है, कि किस वर्ष कितना लोग जो है कब यानी कितना, ये सारा चीजें आपको हम बता रहे हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए जनसंख्या अगर पिरामिड की अगर बात किया जाए तो ये चित्र जनसंख्या पिरामिड विभिन्न को दर्शाता है। यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं अभी। देखिए हम पहले बात करते हैं विस्तारित होती जनसंख्या। देखिए ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है ना, विस्तारित जनसंख्या के बारे में आपको समझना है, ठीक है। तो देखिए हम बात करते क्या, विस्तारित होती जनसंख्या। देखिए अल्प विकसित यानी जो कम विकसित होता है देश, यानी अविकसित कहेंगे उसको,
जो मतलब विकसित या विकासशील देश यानी जो जब कम इसमें विकसित करता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आयु लिंक पिरामिड जो होता है का आधार जो होता है उसका क्या होता है, चौड़ा होता है। जैसे कि इसका आधार आप लोग देख रहे हैं ना, ये चौड़ा है, ठीक है। अब आगे देखिएगा यहाँ क्या कहलाता है, और शीर्ष जो होता है यानी ऊपर यानी टॉप में तेजी से पतला होता जाता है, और इन देशों में उच्च जन्म दर के कारण यानी जन्म दर जो है उच्च है ना, यहाँ जैसे दिख रहा है ना, ये जन्म दर आपका यानी उच्च है, ठीक है। जन्म दर उच्च मतलब उच्च होने के कारण, और यहाँ जो है उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या पाई जाती है, यानी कम जो है आयु वाले लोगों में वर्गों में जो है क्या होता है यानी जनसंख्या बहुत है, ठीक है। यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं कि जनसंख्या धीरे धीरे घटते जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिएगा यानी क्या होता है यानी जन्म दर मतलब जब होता है यानी उसी टाइम जो है विशाल जनसंख्या पाई जाती है, जबकि वृद्धि की यानी संख्या उत्तरोत्तर घटती जाती है, यानी धीरे धीरे जैसे वृद्धि होता है वो उसका घटता जा रहा है। नाइजीरिया आयु लिंक पिरामिड दर्शाया गया है कि वह अल्प विकसित देशों का प्रतिरूपी है, यानी नाइजीरिया जो है मतलब क्या अल्प विकसित देश है, और वहां जो है ये जो इस तरह का पिरामिड आपको दिखा रहा है। यदि हम बांग्लादेश और मैक्सिको के लिए पिरामिड की रचना करें तो ऐसा भी नजर आएंगे। देखिए ये आपका हो गया कहाँ किसका यानी बता रहा है आपको, ये आप देख पा रहा है, ये आपको किसका दिखा रहा है, नाइजीरिया और मतलब बांग्लादेश, और इसका देखिएगा तो इसमें क्या होता है कि शुरू में जो होता है इसका जनसंख्या बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जन्म दर उच्च होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये मृत्यु दर जो है क्या होता है, मृत्यु दर भी जो है इसमें उच्च होता है, लेकिन शीर्ष में जाते जाते ये सारा खत्म हो जाता है, ठीक है। जनसंख्या यहाँ जो होता है इसका क्या होता है, इसका रीजन आप लोग समझ पा रहे हैं कि देखिए जनसंख्या जो होता है यानी जन्म दर के टाइम पे बहुत ज्यादा हो जाता है, और ये धीरे धीरे घट क्यों रहा है, आखिर जो पैदा हुआ आखिर घट क्यों रहा है वो, इसका मतलब ये है कि वो देश में जो है क्या है यानी मतलब चिकित्सा सुविधा जो है कम है, ठीक है। तो ये जो है इसलिए जो वहाँ के लोग जो है क्या होते हैं, मृत्यु जो है बहुत ज्यादा होता है, तो जिसके रीजन से जो वहाँ के जो है मतलब क्या जनसंख्या घटेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो वहाँ जो है मतलब चिकित्सा को लेकर के जो वहाँ की जो है मतलब स्थिति खराब है, ठीक है। स्वास्थ्य को लेकर के वहाँ की स्थिति खराब है, इसीलिए जो है इस तरह का पिरामिड आपको नजर आ रहा है। कहाँ का आपको बताएं, नाइजीरिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, इस तरह के देशों में, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, स्थिर जनसंख्या की बात करते हैं। देखिए स्थिर जनसंख्या है क्या, देखिए स्थिर जनसंख्या को प्रदर्शित करने वाले आयु लिंक पिरामिड घंटी के आकार का होता है। ये जो होता है किसके तरह होता है, घंटी के आकार का होता है, सॉरी मतलब घंटी आप लोग देखे होंगे तो घंटी के आकार का होता है, ठीक है। यहाँ तो चित्र नहीं बन रहा प्रॉपर, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे, घंटी आप लोग देखे ही होंगे, ठीक है। चलिए घंटी के आकार का होता है, जो कि शीर्ष की ओर जो होता है क्या होता है, सुंडाकार होता जाता है, और जन्म दर मृत्यु दर क्या होता है लंबे समय तक क्या होता है, बराबर होता है। इसमें जो होता है समान होता है, लगभग समान रहता है, और जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या स्थिर हो जाती है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जनसंख्या जो होता है इसमें स्थिर हो जाती है। और जैसे कि ऑस्ट्रेलिया आयु लिंक पिरामिड, यहाँ आप लोग देखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंक पिरामिड है। जैसे देख पा रहे हैं यहाँ जो है मतलब शुरू में जितना होगा उतना मतलब धीरे धीरे मतलब वो मतलब समान रहता है, बाद में जाकर के वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। तो ये किसका दिखा रहा है, ऑस्ट्रेलिया का दिखा रहा है। ये स्थिर जनसंख्या इसलिए क्योंकि वो विकसित देश है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ में आ रहा है, ये आपको स्थिरता के बारे में आपको समझ में आया, स्थिर जनसंख्या के बारे में आपको बिल्कुल आई होप समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग हासमान जनसंख्या की बात करते हैं। देखिए हासमान जनसंख्या के पिरामिड का आधार संकीर्ण होता और शीर्ष में सुंडाकार होता है। ये शीर्ष में जो होता है क्या होता है, सुंडाकार होता है, ठीक है। और मतलब इसमें जो है जनसंख्या पिरामिड का आधार जो होता है संकीर्ण यानी पतला होता है। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग, चित्र में देख लीजिएगा, ये चित्र में आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ इसका जो है मतलब आधार क्या है, आधार जो है क्या है यानी इसका बहुत यानी एकदम बिल्कुल शुंडाकार है, ठीक है। और ये धीरे धीरे यानी बढ़ रहा है, ठीक है। ये निम्न में जन्म दर और मृत्यु दर को दर्शाता है। इन देशों की जनसंख्या वृद्धि शून्य और ऋणात्मक होती है। और चित्र में जापान और आयु लिंक पिरामिड दिखाया गया है। ये जापान का आयु लिंक पिरामिड है, जहाँ शीर्ष में जो है मतलब शुरू में आधार की जनसंख्या जो उसमें कम होता है, और शुरू में और लास्ट में यानी जन्म दर भी जो है क्या होता है यानी निम्न है, और मृत्यु दर भी निम्न है। तो ये आपको बिल्कुल आपको समझ में आ गया, यानी हासमान जनसंख्या के बारे में आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग आप देखते हैं, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्था निम्नलिखित में से कौन है, उदाहरण सहित, ठीक है। देखिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में क्या क्या आता है आपका, यानी पहला आ जाएगा स्टेज आ जाएगा इसमें मृत्यु दर, और हाँ 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 पहला जनसंख्या वृद्धि का कारण बनती है, यानी पहला जो होगा उच्च जन्म दर और मृत्यु दर धीमी होगा। देखिए इसमें पहला स्टेज क्या आता है, उच्च जन्म दर होगा, और मृत्यु जो होगा क्या होगा, धीमी होगा। उसके दूसरा स्टेज में क्या होगा, मृत्यु गिरती है, लेकिन जन्म दर क्या होता है, उच्च बना रहता है। यानी मृत्यु दर जो है कम होता है, और जन्म दर जो होता है क्या होता है, इसमें उच्च बनता है, जिससे यानी जनसंख्या में तेजी वृद्धि होती है। जिससे जनसंख्या में क्या होती है, बहुत तेजी वृद्धि होती है। स्टेज तीसरा में देखेंगे
जन्म दर गिरने लगते हैं। स्टेज तीसरा में जो है जन्म दर क्या करने लगते हैं, गिरने लगते हैं, इसलिए जनसंख्या वृद्धि जो है धीमी होने लगती है। तो ये आपका तीसरा स्टेज था जिसमें जन्म दर जो है गिरने लगता है और इसलिए जो है जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है। तो ये जो आपको बता रहे थे अभी जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के बारे में बताए थे। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का सिद्धांत जो है किसने दिया था, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। 8 नंबर क्वेश्चन, साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। देखिए साक्षरता को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक है। पहला गरीबी है, दूसरा क्या है, बेटी और बेटा में भेदभाव करता है, अवसरों का कमी है। देखिए गरीब लोग जो है, जैसे कि आप लोग मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे, जो गरीब रहते हैं, जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो अपने बच्चों को जो है उच्च शिक्षा नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अच्छे जो है कोचिंग वो नहीं दिला पाते हैं। और आपको पता ही है गवर्नमेंट स्कूल का किस तरह का हालात है, या आप सब बच्चे वाकिफ है चीजों से, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। साक्षरता सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले एक गरीबी लोग जो है, गरीबी की वजह से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद कतराते हैं, वो पढ़ाई नहीं करवाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, और बेटी और बेटा में भेदभाव करता है। अगर बेटा है तो उसको अमेरिका भेजेंगे पढ़ने के लिए, लेकिन बेटी को जो है यहीं आसपास के अपने स्कूल में ही जो है पढ़ाते हैं, ठीक है। उसको नहीं दिया जाता फ्री। बेटा और बेटी में जो ये भेदभाव होता है। उसके बाद बेटी को ना पढ़ाया जाए। और तीसरी चीज जो है अवसरों की कमी, जो दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में जो अवसरों की कमी की वजह से लोग जो है पढ़ नहीं पाते हैं। अगर मान लीजिए कहीं कहीं होता क्या कि ऐसा अभी ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर जो है स्कूल नहीं है, ठीक है, ऐसे जहाँ पर जो है कोई बड़ी इंस्टीट्यूट नहीं है जो बच्चे जाकर के वहाँ पढ़ सकते हैं, तो ये जो है अवसरों की कमी की वजह से होता है। अब नौवां पॉइंट देखेंगे, ग्रामीण में नगरीय बस्ती किसे कहते हैं। देखिए ग्रामीण बस्ती हम लोग जानते हैं कि ग्रामीण बस्ती का अर्थ होता है जिन बस्तियों के निवास अपनी जीवनाकोपार्जन जो है के लिए मुख्यतः भूमि पर ही जो है वो मतलब क्या होते हैं, भूमि पर आश्रित रहकर यानी अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हीं को जो हम लोग क्या कहते हैं, यानी ग्रामीण बस्ती कहा जाता है। और इसकी जो है ग्रामीण बस्ती की विशेषता आपको निम्नलिखित है। ग्रामीण बस्ती का जनसंख्या आकार नगरीय बस्ती की तुलना में छोटा होता है। ये बिल्कुल सही बात है, ग्रामीण में जनसंख्या जो है कम होता है, लेकिन शहर में ज्यादा होता है। विश्व विभिन्न देशों में ग्रामीण बस्ती की जनसंख्या जो है आकार की अधिकतम सीमा अलग अलग होती मिलती रहती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या, ग्रामीण बस्ती में व्यवसाय कृषि जो होता है, यहाँ का जो लोगों का व्यवसाय क्या होता है, कृषि पर होता है, पशुपालन, लकड़ी काटना तथा मत्स्य पालन। प्राथमिक व्यवसाय में जो है यहाँ के लोग जो है क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं अपना जीवन यापन के लिए, ठीक है। उसका तीसरा अगर बात किया, ग्रामीण बस्तियों में आधुनिकता का प्रभाव कम देखने को मिलता है, अतः यहाँ सामाजिक संगठन सुदृढ़ व्यवस्था में देखने को मिलते हैं। तो ये था आपका ग्रामीण बस्ती क्या यानी इसका बताया, ग्रामीण बस्तियों का उदाहरण दिया आपको। अब चौथा यहाँ क्या है, ग्रामीण बस्तियों में आधारभूत सुविधाओं का काम विन्यास देखने को मिलता है, ठीक है। ये ग्रामीण बस्ती के बारे में बता रहे हैं। अब हम लोग नगरीय बस्ती की बात करते हैं, ठीक है। तो नगरीय बस्ती की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो नगरीय बस्ती का अर्थ होता है ग्रामीण बस्ती के विपरीत जस्ट नगरीय बस्ती उसका उल्टा होता है। इसमें जो होता है ग्रामीण के अगेंस्ट में जो है शहर में जो लोग जो क्या होते हैं बहुत बड़े मतलब लोग जो वहाँ ज्यादा निवास करते हैं, सॉरी मतलब यहाँ अब हम लोग पहले देखेंगे इसका नगरीय बस्ती का मतलब एग्जाम्पल। तो नगरीय बस्ती आप लोगों को पता है कि यहाँ के लोग जो अपने जीवन यापन के लिए जो है द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम सेक्टर के क्लास में जो है निर्भर रहते हैं, ठीक है। ये भूमि पर निर्भर नहीं रहते हैं, ठीक है, कृषि पर निर्भर नहीं रहकर अन्य सेवाओं जैसे कि उद्योग हो गया, परिवहन हो गया, व्यापार हो गया, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन तथा अन्य संबंधित सेवाओं पर जो है निर्भर रहते हैं। कहाँ के लोग, नगरीय क्षेत्र के लोग जो है उन सेक्टर पे जो है निर्भर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ की इसकी विशेषता की अगर बात किया जाए तो इन बस्तियों की मतलब अगर विशेषता बात किया जाए तो गैर कृषिगत कार्यों की प्रमुखता मिलती है, जिनमें द्वितीयक यानी तथा तृतीयक व्यवसाय की प्रधानता देखने को मिलता है। नगरीय बस्ती की श्रेणी में आने के लिए विश्व के विभिन्न देशों में जनसंख्या का न्यूनतम आकार अलग अलग निर्धारित होती है। भारत में नगर का न्यूनतम जनसंख्या जो होता है 5000 होता है। वहीं अगर बात किया जाए नगरीय बस्ती में जनसंख्या का उच्चतम घनत्व पाया जाता है, त्वरित गतिशील सरल विभाजन तथा तीव्र तीव्र सामाजिक अंतर देखने को मिलता है। तो ये था आपका यानी नगरीय बस्ती का आपको एग्जाम्पल दिया। अब हम लोग बात करते हैं गुच्छित एवं बिखरी बस्तियां के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए गुच्छित बस्तियां किसको कहा जाता है, जिसमें सटा हुआ घर पाया जाता है, जिसमें समीप एक दूसरे घर के समीप जो है घर बनाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, गुच्छित बस्ती कहेंगे। और वहीं बिखरी बस्ती की अगर बात किया जाए तो बिखरी बस्ती में जो होगा आपका यानी दूर दूर एक घर को दूर दूर यानी घर बनाए जाते हैं, अलग अलग प्लॉट में एक एक घर को बना दिया जाता है, ठीक है। 2 या 3 बीघा जमीन पे एक घर बना दिया जाता है। तो उस तरह का जो है विकृत यानी बस्तियां इसको कहा जाता है। जैसे इसका परिभाषा को देख लें हम लोग, गुच्छित अथवा समूहत बस्तियां वे होती हैं जिनमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं तथा वहां के रहने वाले समुदाय मिलकर रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के समीप होता है, मिलकर रहते हैं तथा उनके व्यवसाय भी समान रहते हैं, यानी एक ही व्यवसाय में जो है लोग जो संलग्न रहते हैं, ठीक है। और इस प्रकार की बस्तियां नदी या घाटी के उपजाऊ मैदान में विकसित होती है, ठीक है। इसके विपरीत बिखड़ी एकाकी या प्रकीर्णन बस्तियां जो है मकान दूर दूर प्राय खेतों
द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं और जंगली क्षेत्रों में जो पहाड़ी टीले का पर इस प्रकार की बस्तियां विकसित होती है। तो बिखरी हुई बस्ती जहाँ जो है कहाँ जंगली क्षेत्रों में हो गया, पहाड़ी क्षेत्र में जो है, इन क्षेत्रों में जो आपको बिखरी हुई बस्तियां आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, इन क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर वगैरह में आपका हो गया किसमें यानी दार्जिलिंग वगैरह क्षेत्रों में जो है इस तरह के यानी आपको विकृत बस्ती भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हस्तांतरित कृषि क्या है, इसका भविष्य अच्छा क्यों नहीं। पहले हस्तांतरित कृषि होता क्या है, 2-3 साल तक लगातार अगर कंटिन्यू किसी खेत पर अगर लोग खेती करते थे तो वहां के उन खेतों में जो है उर्वरक शक्ति कम हो जाता था, जिसकी वजह से वहां के लोग जो है उसको उस जगह को यानी उस खेत को जो है छोड़ देते थे 2-3 साल तक, और उसमें जो जंगल झाड़ियां होते थे उसको फिर काट करके जला करके फिर जो है वहां से खेती करना शुरू करते थे। लेकिन अभी जो है आधुनिक यानी जो है टेक्नोलॉजी का युग आ गया है, आप लोगों को पता है कि अभी लोग जो है रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, और रासायनिक खाद का प्रयोग करके जो अब लोग जो है मतलब क्या खेती करते हैं, तो वही जो पहले खेती जो स्थान जिसको छोड़ दिया जाता था अब उसको छोड़ा नहीं जाता है, उसको में जो है रासायनिक जो है खाद का प्रयोग करके उसमें उपजाऊ जो बीज का प्रयोग करके जो फिर से यानी खेती करना यानी शुरू कर देता है। तो इसी को जो है स्थानांतरित मतलब कृषि का जो भविष्य अच्छा नहीं है, यही इसका पॉइंट है। इसका आप लोग परिभाषा देख लीजिए, मैं आपको सिंपल और साधारण भाषा में बताया। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख लेंगे, उसका देखेंगे हम लोग बस्तियों के वर्गीकरण के क्या आधार है। देखिए बस्तियों को प्रमुख श्रेणी के अर्थात ग्रामीण और नगरीय में शहरों में जो है वर्गीकृत किया जाता है। एक तो पहला बस्ती होगा मतलब ग्रामीण, और एक होगा नगरीय। तो देखिए नगरीय में जो कौन आता है आपको पता है, आदिवास में होने वाले कार्यों के साथ साथ आकार और आवास घनत्व के आधार पर किया जाता है। ठीक है, किसके यानी आवास और घनत्व के आधार पर जो है उसको यानी वर्गीकृत किया जाता है। अगर ज्यादा घनत्व है और मतलब आवास मतलब आवास वगैरह मतलब ज्यादा है तो वहां जो उनको जो है नगर की ओर मतलब ये कर दिया जाता है। और ग्रामीण बस्तियों का अक्सर जो है आकार में छोटा होती है और जो है इनमें आवास और जनसंख्या घनत्व जो है कम होती है, और शहरी बस्तियों का आकार में बड़ी होती है और इनसे कई मतलब कई घर एक साथ बने होते हैं। ठीक है, किसमें यानी नगरीय में। और ग्रामीण में तो आपको पता है एक घर दूसरे घर से बहुत दूर दूर यानी डिस्टेंस में बना होता है। मानव विकास सूचकांक की गणना किन किन घटकों से की जाती है। देखिए मानव विकास की अगर गणना की अगर बात किया जाए तो इसमें क्या देखा जाता है, जीवन की संभवता, शैक्षणिक प्राप्तियां आदि को देखा जाता है इसमें। यानी मानव सूचकांक कैसे निकाला जाता है, आपको पता है कि मानव सूचकांक यानी जिस राज्य या जिस अगर देश के अगर निकालते हैं तो जिस देश का जो है क्या हो यानी शैक्षणिक शिक्षा में अगर जो उच्चतम हो, और साथ साथ में क्या हो वहाँ की स्वास्थ्य में जो है अच्छा मतलब काम होता हो। ठीक है, या मृत्यु दर, जन्म दर, इन चीजों को देख करके जो है क्या निकाला जाता है, मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है। तो आप लोगों को पता है अपना भारत में सबसे ज्यादा जो उच्चतम श्रेणी में अगर माना जाता है तो केरल है, जो सब क्षेत्र में जो है वो आगे है, और जिसके रीजन से उसको जो है मानव विकास सूचकांक में जो है 1 नंबर में आता है। और विश्व में अगर बात किया जाए तो नॉर्वे एक ऐसा देश है जो है मतलब वो अपना स्थान एक जगह अभी तक 1 नंबर पे रखा हुआ है। मानव विकास संकेतक की गणना भौतिक और भौतिक दोनों घटनाओं के आधार पर की जाती है। इसमें घटक के रूप में सकल घरेलू उत्पाद और अभौतिक घटक के रूप में मृत्यु दर, जीवन की संभावना और शैक्षणिक प्राप्ति आदि की लाया जाता है। मानव विकास सूचकांक का एक सूचकांक है, उसका उपयोग देशों के विकास के आधार पर रखने के लिए यानी किया जाता है। इस सूचकांक से यह पता चलता है कि कौन देश विकसित है और कौन देश विकासशील है। इसके माध्यम से मानव विकास सूचकांक से यानी एक गणना किया जाता है। विश्व के रोपण कृषि के किन्हीं 5 विशेषता है। विश्व के रोपण कृषि आप लोग जानते हैं कौन कौन आता है रोपण कृषि में, गन्ना आ गया, ठीक है, चाय आ गया, कॉफी आ गया, इन चीजों आता है। इसमें अगर विशेषता की बात किया जाए तो रोपण कृषि एक फसली कृषि है, इसमें किसी एक फसल का उत्पादन पर ही ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अगर दूसरी पॉइंट अगर बात किया जाए इसमें, तो हम लोग इसको इस कृषि के क्षेत्र का आकार बहुत ही विस्तृत होता है। ठीक है, लॉन्ग क्लास होता है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आराम से बने रहें। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग अगर बागानी एवं बाजारी विकसित यातायात द्वारा सुचारू रूप से यानी जुड़े होते हैं, किसमें यानी आपको किस विश्व के रोपण कृषि की बात हुई। इस कृषि में अधिक उच्च प्रबंध एवं नव पूंजी निवेश करता है और तकनीकी आधार पर तथा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। किसमें, रोपण कृषि में। ठीक है, तो रोपण कृषि में कौन कौन चीजें आती है ये चीज आप लोग को पता हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये अब तक 2009 से लेकर 2023 तक जितने सारे प्रश्न आए हुए उन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सेट वाइज। तो ये आप लोग का सेट 2 आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग सेट 3 लेकर के आएंगे। तो पूरी क्लास को आप लोग इन तक दोबारा फिर से तिबारा देख लेना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जो है बहुत ही अति महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, तो इसलिए आप लोग अच्छे से देखेंगे। देखिए हम लोग बात करते हैं प्रौद्योगिकी अगर की पार्क की अगर बात करते हैं, तो प्रौद्योगिकी पार्क में क्या क्या आ जाएगा आपका, यानी ट्रांजिस्टर आ जाएंगे, टेलीविजन आ जाएंगे, टेलीफोन आ जाएगा, पेजर आ जाएगा, रडार, सेल्यूटर, टेलीकॉम, लेजर, आंतरिक उपकरण, कंप्यूटर, हार्डवेयर, यंत्रिक, सॉफ्टवेयर, प्रक्रिया सामग्री इत्यादि का निर्माण होता है। किसमें, यानी प्रौद्योगिकी पार्क में जो इन चीजों का जो है निर्माण होता है, और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी कहते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो है मतलब सभी मतलब क्या इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद होता है, और इसे उद्योगों को जो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग भी कहा जाता है। इस उद्योग को ही जो है क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कहा जाता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक चीजों का जो है इसमें क्या होता है, यानी निर्माण होता है, इसलिए जो है इसको क्या कहा जाता है,
प्रौद्योगिकी पार्क कहा जाता है। ओके, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को इससे हेल्प हो पाएंगे। तो चलिए गाइज, यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।